अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आपके बैकग्राउंड में खाना काबा के गुलाफ का एक हिस्सा है जो लगा हुआ है और मेरे साथ मौजूद हैं एक बहुत ही प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग से इनका ताल्लुक़ है। मिस्टर नेशनलिस्ट मलिक मोहम्मद नईम आवान साहब। मलिक मोहम्मद नईम आवान साहब 1985 से सियासत में हैं और 1989 से मुस्लिम लीग के साथ मुसलसल इनकी एक एसोसिएशन रही है। बहुत सीनियर पॉलिटिशियन हैं और मुस्लिम लीग की बहुत सीनियर क़यादत में ये उनके साथ रहते हैं। मियाँ नवाज़ शरीफ हों, मरीम नवाज़ शरीफ हों या कैप्टन सफ्तर के बहुत ही करीबी साथियों में से हैं। आइए मैं आपसे इनकी मुलाकात करवाता हूं और जानते हैं मलिक मोहम्मद नईम आवान साहब इतने सालों से सियासत में रहे हैं, इनकी क्या अचीवमेंट्स हैं, क्या गोल्स हैं और पार्टी के लिए इन्होंने क्या कुछ नहीं किया और अब क्या करने जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम फैज साहब, अल्लाह करम अल्हम्दुलिल्लाह। मैं खुश आमदीद कहता हूँ आपको कि आपने भी टाइम निकाला आए। काफ़ी अरसे के बाद जो है गपशप हुई आपसे जो है। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, आपको तकरीबन 30 से 35 साल हो गए हैं सियासत में और इसमें बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के इवेंट्स भी होते रहे, उतार चढ़ाव रहे हैं। तो ओवरऑल मुस्लिम लीग के साथ जो आपकी एसोसिएशन रही है वो उसको कैसे आप ग्रेड करते हैं, क्या रेटिंग है उसकी मुस्लिम लीग पार्टी के हवाले से? देखिए, बात ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग का जब नाम आता है ना, तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग जहन में एक खाका आता है कि ये वो मुस्लिम लीग जो बिफ़ोर पार्टीशंस जो है अपने वजूद में आई थी और जिसकी क़यादत जो है कि वो जनाब हज़रत कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने की थी। तो हम भी हमेशा उसी अक्स में जो है कि मुस्लिम लीग को देखना चाहते हैं और देखने की कोशिश भी की है और अपने कामों से भी ज़ाहिर करने की कोशिश की है कि हमें वो अक्स जो है कि इसमें से नज़र आए इसमें जो है। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा सर, एक जो सवाल पैदा होता है आजकल के करंट सिनेरियो में, जहाँ के कुछ लोगों का ये ख्याल है कि शायद मुस्लिम लीग जो है बिल्कुल ज़वाल का शिकार हो चुकी है, तो आप क्या समझते हैं, ये सही है? देखिए फराज साहब, बात ये है कि मैं तो जो है कि बहुत ही बुरे हालात देखे हैं मैंने पार्टी में। तो तहरीक निजात में भी हमने जेलें काटी हैं मैंने, और हम ट्रेन मार्च में भी जो है कि भरपूर तरीके से हिस्सा लिया। तो उसके बाद फिर ज़ियाउल अपना आपने देखा कि परवेज़ मुशर्रफ साहब का मार्शल लॉ जो 99 में लगा, 97 में जब हमारी गवर्नमेंट आई तो उसके बाद तो वो मार्शल लॉ भी हमने भरपूर तरीके से जो है कि मुकाबला किया और लोगों को मोटिवेट किया। उस दौरान हमारे साथ एक प्रॉब्लम ये थी कि उस मार्शल लॉ में बहुत सारे लोग जो हैं और बड़े बड़े नाम जो हैं वो तकरीबन नवाज शरीफ साहब को छोड़ के जा चुके थे उसमें। अच्छा, उसमें एक बड़ी गुड लक जो थी, वो गुड लक ये थी कि कारकुन जो है वो मुतहद था। अच्छा, कारकुन क्योंकि किसी भी सियासी जमात जो है उसका कारकुन के बगैर वजूद ही नहीं है ना, किसी सूरत में भी नहीं है उसका जो है फाउंडेशन ही नहीं है। कारकुन उसका जो है कि मेन फाउंडेशन उसकी कारकुन ही होती है, बेस जो होता है। अब सिलसिला ऐसा हुआ कि उस ज़माने में हमने मियाँ साहब का तंजीम के ऊपर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता था कि भाई तंजीम साजी जो है कि वो उसको फ़ाल किया जाए और इसको मुकम्मल तरीके से मुकम्मल किया जाए। तो सर अंजाम का सरताज अज़ीज़ साहब के साथ हमने काम किया। सरताज अज़ीज़ साहब सेक्रेटरी जनरल होते थे उस वक्त। मतलब है कि ये मैं वो बात बता रहा हूँ क्योंकि मैंने जिस वक्त ज्वाइनिंग की थी उस वक्त मोहम्मद अली ख़ान जुनेजो साहब थे जो है कि मुस्लिम लीग में। उसके बाद जिस वक्त 1989 में मियाँ नवाज शरीफ साहब एबटाबाद जब पहली दफ़ा इन्होंने दौरा किया और कंपनी पार्क एबटाबाद में हमारा प्रोग्राम था, तो जब मैंने इनकी स्पीच सुनी और माशाल्लाह इनका विजन जो है हमने देखा, मैं बच्चा ही था लेकिन मुझे ऐसा मेरी फीलिंग्स थी कि मुझे ऐसा लगा कि मियाँ साहब जो हैं वो इस मुल्क को आगे बढ़ा सकते हैं ना, तरक्की में, इस मुल्क में एजुकेशंस में, हेल्थ में, मतलब काफ़ी सारे इश्यूज़ पे जो है कि उनकी उस जज्बाती तकरीर और उनका जो विजन था उससे बिल्कुल वो अक्स नज़र वो ज़्यादा मोटिवेट हुआ। तो हमने फिर मियाँ साहब के साथ चलना शुरू किया और इरादा किया
फिर जुनेजो साहब की डेथ हो गई, उसके बाद फिर पार्टी प्रेसिडेंट का मसला था, उसमें भी हम वाइन साहब के साथ, उनके शागिर्दों में भी काउंट होते हैं कि हमारी बड़ी वाइन साहब के साथ एक एसोसिएशन थी। तो फिर इलेक्शन हुए तो मियाँ साहब मुस्लिम लीग नून के प्रेसिडेंट बने उस मुस्लिम लीग के। तो हमें भी मियाँ साहब ने उस वक्त सेंट्रल वर्किंग कमेटी का मेंबर बनाया और मैं आई एम अ यंगेस्ट मेंबर, आई वॉज यंगेस्ट मेंबर एट दैट टाइम ना। CWC सेंट्रल वर्किंग कमेटी जो है वो वही एक इदारा होता है कि जिसमें पॉलिसी मेकिंग इदारा होता है कि जब सब फैसले जो है उसी में किए जाते हैं सारे। तो जब 97 में जब गवर्नमेंट हमारी आई और मियाँ साहब ने कोशिश की कि कारकुनान को जो है कि एडजस्ट किया जाए, उसमें बड़े अच्छे अच्छे इकदाम जो हैं कि वो किए गए थे। फॉर एग्ज़ाम्पल जो है कि हमने उससे पहले खिदमत कमेटीज़ वगैरह ऐसी बनाई, ये मियाँ साहब की ख्वाहिश के मुताबिक जो है। फिर आपने देखा ट्रांसपोर्ट का एक इतना बड़ा प्रोजेक्ट जो है कि वो लेके आए, उसमें भी हमारी कुछ खिदमात थी उसमें। तो कारकुन चार्ज था तो 99 वाला जो मार्शल लॉ लगा ना, तो उसके अंदर तमाम विंग्स जो हैं और तंजीम जो है, तंजीमी स्ट्रक्चर कंप्लीट था। और ज़्यादातर जब भी मार्शल लॉ लगता है और इस किस्म की कोई डिक्टेटर जो है वो आता है, तो उस वक्त आपकी जद्दोजहद को आगे बढ़ाने में और आपके वजूद को साबित करने में जो है कि वो कारकुन का बहुत बड़ा रोल होता है। अच्छा, जो कारकुन जो होता है वो अटैच होता है कि आपके पार्टी स्ट्रक्चर से। अच्छा, हमारे उस वक्त जो है कि वो विंग्स तकरीबन कंप्लीट थे। जैसे मैं लेबर विंग का मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल था और यूथ विंग जो है कि वो साद रफ़ीक साहब मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल थे, राजा नादर परवेज़ साहब उसके प्रेसिडेंट होते थे। हमारे साथ जो है कि बुखारी जो है कि वो प्रेसिडेंट होता था लेबर विंग का। इसी तरह आपका लेडीज़ विंग जो है बेगम इशरत अशरफ जो है वो प्रेसिडेंट हुआ करती थी, नजमा हमीद उनके साथ होती थी। इसी तरह जो है कि अपना लॉयर विंग जो है वो ख्वाजा साहब होते थे उसमें, और ट्रेडर्स विंग वगैरह। और MSF जो है, MSF में हलीम शाह और राना अरशद वगैरह जो है कि ये उसको, और अपना शकूर खान जो आजकल कायम मकाम प्रेसिडेंट UK हैं मुस्लिम लीग नून के, वो होते थे मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल MSF के। तो ये हमने तकरीबन तंजीम साजी पूरी कंप्लीट की हुई थी मार्शल लॉ लगने से पहले ही। और हमारा आपस में हम तकरीबन जो मरकज़ी ओहदेदार थे, हम बाकायदा महीने में एक आध मीटिंग किया करते थे और डिस्कस किया करते थे कि हमने क्या क्या प्रोग्राम करने, और एक दूसरे को बैकअप देते थे हम जो है। तो जब ये वो चीज़ें थी जिसकी बेस पे ये सारी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डेवलप हो रही थी और लोगों को आप एक प्लेटफॉर्म पे जमा कर रहे थे। जी हाँ। तो 99 का मार्शल लॉ जिस वक्त आया तो सोख्ता तारी हो गया था पूरे मुल्क के अंदर। लेकिन उसके दौरान भी जब मियाँ साहब को इन्होंने प्रोड्यूस किया 38 दिनों के बाद जब मलिर कोर्ट में प्रोड्यूस किया, तो उस वक्त मैं वहाँ पे मौजूद था, हमें मिलने नहीं दिया, लेकिन हम हाथे में ही थे। अच्छा उसके सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ। उस ज़माने की जो मार्शल लॉ के दिनों में जो हालात थे, जो चीज़ें आपने फेस की उस वक्त, जो मुश्किलात थी, उस पर थोड़ा बताइएगा कि वो क्या मुश्किलात थी जो उस ज़माने में आपने या आप जैसे बड़े जो सीनियर कारकुन थे उनको फेस करनी पड़ी। देखें, असल मसला ये था कि उस वक्त हमें जो फेस करना पड़ रहा था, क्योंकि हमारी फ़ौरन पकड़ दकड़ लोगों की शुरू हो गई थी। फिर दूसरी बात ये है कि बेगम साहब, बेगम कलसूम नवाज़ अल्लाह बख्शे उन्हें जन्नत में जगह दे, वो कराची आती थी। तो मैं और मेरे जो विंग का मैंने पूरा एक सेल बना रखा था, मैं उन्हें सिक्योरिटी वगैरह सारी उनको प्रोवाइड करता था। बेगम साहब के साथ ही साथ जहाँ होना था जाते थे। तो जब नवाज शरीफ साहब को कराची प्रोड्यूस किया गया, तो उस वक्त कराची में कोई प्रोग्राम मुस्लिम लीग नून का नहीं हुआ था। तो फिर मियाँ साहब से जब मैं कोर्ट में पहली दफ़ा मिला, तो ये ख्वाहिश जाहिर की उन्होंने कि कोई प्रोग्राम मलिक साहब नहीं हुआ। तो मैंने पहला प्रोग्राम बेगम साहब के एजाज़ में जो है कराची प्रेस क्लब के अंदर रखा था। अच्छा, ये पहला प्रोग्राम था? पहला प्रोग्राम कराची प्रेस क्लब में रखा था।
और बेगम साहब को मधु किया था उसके अंदर। और माशाल्लाह कराची प्रेस क्लब का पिछला जो बैकयार्ड है वो आपने देखा होगा काफ़ी बड़ा है। अभी तो खैर उसमें हॉल वॉल बन गए, पहले इसमें हॉल वॉल नहीं थे, वो काफ़ी बड़ा था उसमें। अच्छा। तो वो पूरा गचागच भरा हुआ था। और उस वक्त जो प्रिंट मीडिया जो था उसका बड़ा होल्ड था उस वक्त आपको काफ़ी वो हाँ अब ने कवर भी प्रिंट मीडिया जो बता रहे थे, फॉरेन मीडिया ने भी आपको जो है काफ़ी हाँ बिल्कुल, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया बहुत कम था, जी टीवी वगैरह चला करता था और बाकी वही बीबीसी और फॉक्स न्यूज़ और ये बाहर के चैनल चलते थे। तो प्रिंट मीडिया बहुत ज़्यादा था। प्रिंट मीडिया ने तो आप यकीन करें कि जब दूसरे दिन हमने पेपर्स उठाए और हमने जो पेपर देखे तो हम हैरान रह गए कि तकरीबन 32 न्यूज़पेपर, जिसमें इंटरनेशनल पेपर भी, खलीज टाइम वगैरह, गल्फ टाइम वगैरह भी शामिल हैं, कि जिनमें उस प्रोग्राम को प्रमोशंस मिली थी और बेगम कुलसूम नवाज़ की स्पीच को और उनके मौक़िफ़ को जो है कि उसमें सराहा गया था। नेक्स्ट डे हमने फिर कोर्ट में, मैंने, हमारे साथ होते थे हमारे एक कुलीग जो है वो पहले यहाँ पे एडवोकेट जनरल भी हमारी गवर्नमेंट में रह चुके थे, अल्लाह उनको जो है कि जन्नत में जगह दे, उनके दर्जात बुलंद करे। इकबाल राहत साहब जो है, जो नवाज शरीफ साहब के वकील भी थे और हमारे साथी थे, मैं उन्हें सुबह पिक किया करता था, फिर शाम तक वो मेरे साथ ही होते थे। तो वो इकबाल राहत साहब जो है कि अपना वो भी साथ थे। हम जब नेक्स्ट डे जो हम मियाँ साहब के पास में गए कोर्ट में, तो मैं वो सारी कटिंग जो है ना करके लेके गया था, क्योंकि मियाँ साहब को अखबार जो है वो नहीं दिया जाता था ना वहाँ पे। तो मियाँ साहब से मैंने एक दो दफ़ा पूछा तो उन्होंने कहा अखबार मुझे नहीं दिया जाता, ये फैसिलिटीज़ नहीं है। तो फिर मैं अब क्या करता था कि अखबार की कटिंग करके और उसको छोटा करके, तो वो एक बार रात को डेली देता था, तो वो मियाँ साहब की जेब में डाल देते थे और वो इस तरह पढ़ लिया करते थे। तो हमने नेक्स्ट डे उन्हें जब पेपर्स दिए और जो मीडिया ने हमें कवरेज दी कि जैसे कोई इंतज़ार में, खबर के इंतज़ार में बैठा होता है ना कि कोई खबर आए तो हम चाहे करें, इस तरह मीडिया ने कवरेज दी कि जैसे खबर इंतज़ार में बैठे।